नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला। अब ध्यान से सुनिए, स्रोत के मुताबिक राज्य राजमार्गों में यानी स्टेट हाईवेज में जो सबसे लंबा राजमार्ग है वो है SH1। ये झालावाड़ से शुरू होकर मथुरा तक जाता है जी, SH1। और वहीं जो सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है वो है SH34B। ये सरोली मोड़ से उनियारा टोंक तक जाता है। अब तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं कहूंगी कि इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, सबसे लंबा और सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है। एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं इसे रटने के बजाय एक एनालॉजी से समझाऊं तो राज्य का परिवहन नेटवर्क इंसान के शरीर की तरह है। जो बड़ा हाईवे है SH1 वो एक मुख्य धमनिया मेन आर्टरी की तरह है जो राज्य को बाहरी हिस्सों जैसे मथुरा से जोड़ रही है। हाँ, वो तो मेन सप्लाई लाइन हो गई। बिल्कुल। लेकिन जो ये SH34B है जो इतना छोटा है वो मुझे शरीर की किसी बहुत छोटी नस या कैपिलरी की तरह लगता है। या अगर तकनीकी भाषा में कहूँ तो एक छोटे से USB डोंगल की तरह। अरे वाह, ये USB डोंगल वाली तुलना बहुत सटीक है। सकते। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इतने छोटे से रास्ते को आधिकारिक तौर पर स्टेट हाईवे का टैग देने की क्या जरूरत होती है? मतलब क्या ये सिर्फ नक्शे पर लाल रंग की लाइन खींचने के लिए है? नहीं, देखिए, राजमार्गों का वर्गीकरण कभी भी सिर्फ इंच टेप से नापकर नहीं किया जाता। सबसे अहम पहलू ये होता है कि वो सड़क किस चीज को किससे जोड़ रही है। अब टोंक जैसे इलाकों में वो छोटा सा SH34B किसी बहुत बड़ी कृषि मंडी, किसी औद्योगिक क्लस्टर या किसी अन्य प्रमुख नेशनल हाईवे के बीच का एक बेहद महत्वपूर्ण लिंक हो सकता है। अच्छा, मतलब उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल। अगर उस छोटे से हिस्से में ट्रैफिक जैम हो जाए या सड़क टूट जाए तो पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। जब वो सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा मिलता है तो उसे राज्य सरकार से एक विशेष बजट मिलता है। उसके रखरखाव और चौड़ीकरण के लिए प्राथमिकता मिलती है। तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने के लिए किया गया एक रणनीतिक निवेश है। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान में रखें कि वर्गीकरण सिर्फ लंबाई पर नहीं बल्कि महत्व पर भी निर्भर करता है। चलिए, अब हम मेन हाईवे से आगे बढ़ते हैं। मुख्य सड़कें तो बन गईं, लेकिन उन सुदूर गांवों और ढाड़ियों का क्या जो मुख्य मार्गों से पूरी तरह कटे हुए हैं? हाँ, जो असली भारत है वो तो गांवों में ही बसता है। एकदम। और यहीं से हमारी स्रोत सामग्री सरकारी योजनाओं की तरफ मुड़ती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का जिक्र है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY। ये 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई थी। जी, ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना थी ग्रामीण विकास के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट छुपा है, इसे आप लोग नोट कर लें। 2015-16 से इस योजना में केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो 60-40 हो गया है। 60:40। ये शिफ्ट बहुत कुछ कहता है नीतियों के बारे में। हाँ, मतलब अगर मैं इसे स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह देखूं तो यहाँ केंद्र सरकार कह रही है कि देखिए, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ और 60% फंडिंग मैं दूंगी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी जेब से 40% पैसा लगाना होगा। ये अनुपात इतना अहम क्यों है? देखिए, ये जो 60-40 का अनुपात है ना, ये बुनियादी ढांचे के विकास में साझा जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। पहले जब पूरी फंडिंग सीधे केंद्र से आती थी तो कई बार राज्य उन सड़कों का प्रस्ताव भी भेज देते थे जिनकी जमीनी स्तर पर प्राथमिकता कम होती थी। हाँ, क्योंकि पैसा तो उनका लग नहीं रहा था। जी। और बाद में उनके रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब राज्य को अपने बजट का 40% हिस्सा लगाना पड़ता है तो वो केवल उन्हीं सड़कों का चयन करता है जिनका वास्तविक आर्थिक या सामाजिक प्रभाव सबसे ज्यादा हो। इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है। ये बहुत ही लॉजिकल है। इसके अलावा स्रोत में 7 अक्टूबर 2005 की मुख्यमंत्री सड़क योजना का भी उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ना है। और फिर 2014-15 में आई ग्रामीण गौरव पथ योजना। जी, ये सभी योजनाएं कनेक्टिविटी का जाल बिछाने के लिए हैं। हाँ, लेकिन इन सबके बीच जिस एक परियोजना ने मुझे सच में सबसे ज्यादा रोमांचित किया वो है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये एक्सप्रेसवे संगरिया, जो कि हनुमानगढ़ में है, वहां से शुरू होकर सांचौर होते हुए सांतलपुर तक जाता है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 637 किलोमीटर है। 637 किलोमीटर, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं।
और ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और जालोर जैसे 7 जिलों को चीरता हुआ निकलता है। पर यहाँ ये ग्रीनफील्ड शब्द क्या है? यहाँ श्रोताओं को ग्रीनफील्ड शब्द की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करते हैं या उसकी मरम्मत करते हैं तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, ब्राउनफील्ड। हाँ, वहाँ आपको पुरानी बस्तियों, अतिक्रमण और पुराने अलाइनमेंट से जूझना पड़ता है। लेकिन ग्रीनफील्ड का अर्थ है कि आपने पुरानी आबादी वाले इलाकों से दूर एकदम खाली जमीन या खेतों के बीच से एक बिल्कुल नया और सीधा रास्ता तैयार किया है। मतलब हम पुरानी सड़कों के ट्रैफिक से बचने के लिए राज्य के भूगोल पर एक नया बाईपास उकेर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम 637 किलोमीटर की एक सीधी लकीर पश्चिमी राजस्थान के इन रेगिस्तानी जिलों से खींच रहे हैं, तो हम सिर्फ माल ढुलाई नहीं कर रहे हैं, हम तो राज्य की पूरी आर्थिक धुरी ही बदल रहे हैं। जो जिले पहले व्यापारिक मार्गों से कटे हुए थे, वो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य केंद्र बन जाएंगे। एकदम सही विश्लेषण है आपका। ये एक्सप्रेसवे नए उद्योगों के लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी खाली जमीन को अधिग्रहित करके उस पर सैकड़ों किलोमीटर का विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे बिछाने के लिए अथाह धन चाहिए। जी, पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल, और यहीं पर हमारी स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां RSHDP यानी राज्य राजमार्ग विकास परियोजना का जिक्र आता है। हाँ, मैंने भी वो देखा। तो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। स्रोत में बताया गया है कि RSHDP के 3 चरण हैं। चरण 1 जो नवंबर 2017 में शुरू हुआ, चरण 2 दिसंबर 2019 में और चरण 3 जो मार्च 2023 से शुरू हुआ है और इसका लक्ष्य सितंबर 2026 तक का है। और एग्जाम के नज़रिए से सबसे अहम तथ्य ये है कि ये परियोजनाएं एशियन विकास बैंक यानी ADB और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं। अब देखिए, विश्व बैंक या ADB से फंडिंग मिलने का मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं होता। तो और क्या होता है? जब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी राज्य में निवेश करती हैं तो वे अपने साथ सड़क निर्माण के वैश्विक इंजीनियरिंग मानक, पर्यावरण संरक्षण के कड़े नियम और अत्यंत सख्त निगरानी तंत्र भी लेकर आती हैं। इससे सड़क की क्वालिटी बेहतर होती है, उम्र बढ़ती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होती है। हमने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया है। हमने स्टेट हाईवे समझ लिए, ग्रामीण सड़कें देख ली और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की फंडिंग भी समझ ली। अब नीतियों की बात करते हैं। जी, नीतियां बहुत जरूरी हैं। राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में काफी दिलचस्प रहा है। स्रोत के अनुसार राजस्थान 1994 में अपनी सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था। फर्स्ट स्टेट, इसे भी अंडरलाइन कर लें। बिल्कुल, ये कई बार पूछा जा चुका है। और फिर 2013 में राज्य सड़क विकास नीति आई और हाल ही में 1 सितंबर 2022 से उन्होंने 5 साल के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, जिसे REVP 2022 कहते हैं, वो भी लागू कर दी है। ये दिखाता है कि नीतियां सिर्फ डामर बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार फ्यूचर रेडी हो रही है। हाँ, EV पॉलिसी तो भविष्य की जरूरत है। एकदम। लेकिन इसी बीच स्रोत में एक ऐसा तथ्य है जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। यहाँ सीमा सड़क संगठन यानी BRO का जिक्र है, जिसका गठन 1960 में हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़कें बनाता है। जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पर स्रोत में साफ लिखा है कि ये परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता, बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर सड़कें बनाने का काम परिवहन मंत्रालय क्यों नहीं संभाल सकता? ये तो ऐसा हुआ जैसे अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी आप शिक्षा मंत्रालय को दे दें। ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। लेकिन देखिए, सीमावर्ती इलाकों की जो वास्तविकता है वो दिल्ली या जयपुर के वातानुकूलित दफ्तरों से काफी अलग होती है। राजस्थान की एक बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। हाँ, वो तो है। अब जैसलमेर, बाड़मेर या गंगानगर के उन सुदूर रेतीले धोरों में जो सड़कें बनती हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य आम बसों या ट्रकों को चलाना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है। अच्छा, मतलब सेना की आवाजाही, बिल्कुल, युद्ध या सीमा पर तनाव की स्थिति में सेना के भारी टैंकों, तोपखानों और रसद को रातों रात बिना किसी बाधा के सीमा की आखिरी चौकी तक पहुंचना होता है। इन सड़कों का अलाइनमेंट इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो दुश्मन के रेडार से बची रहें और बहुत भारी वजन सह सकें। ओह, अब समझी। हाँ,
एक सामान्य नागरिक परिवहन मंत्रालय इस तरह की सामरिक गोपनीयता और गति के साथ काम नहीं कर सकता। इसीलिए बीआरओ में सीधे सेना के इंजीनियर काम करते हैं और ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब एग्जाम में अगर सवाल आए कि बीआरओ किस मंत्रालय के अंडर है, तो बच्चों गलती से भी परिवहन मंत्रालय मत टिक कर देना। इसका सही जवाब रक्षा मंत्रालय है। जी, ये एक बड़ा कैच है एग्जामिनर्स के लिए। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें, इतनी बेहतरीन सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बन गए, लेकिन इन हाई स्पीड कॉरिडोर पर बसें कौन चलाएगा और आम जनता की सुरक्षा कैसे तय होगी? स्रोत सामग्री में RSRTC यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जिक्र है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। RSRTC तो राजस्थान की एक तरह से पहचान है। हाँ, और इसका ध्येय वाक्य है शुभस्ते पंथाना संतु, यानी आपका मार्ग मंगलमय हो। देखिए, RSRTC ने दशकों तक एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। ये निगम उन सुदूर गांवों तक भी बसें चलाता है जहां शायद किसी निजी बस ऑपरेटर को कोई मुनाफा नजर ना आए। बिल्कुल, ये तो पब्लिक सर्विस है, लेकिन बुनियादी ढांचे को और तेज गति देने के लिए सरकार को कुछ विशेष संस्थाओं की भी जरूरत पड़ी है। स्रोत में 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का नाम है। एक है रिडकोर RIDCOR, जो अक्टूबर 2004 में बनी। ये राजस्थान सरकार और ILFS की 50-50% भागीदारी वाली कंपनी है, जो मेगा हाईवे के लिए बनाई गई है। जी, रिडकोर मेगा हाईवेज के लिए जानी जाती है। और दूसरी है RSRDC, जो 1979 में बनी, जिसका मूल नाम राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड था। यहाँ श्रोताओं को ILFS का नाम आना समझना होगा। जब आपको हजारों करोड़ के मेगा हाईवे बनाने होते हैं तो एक सामान्य सरकारी विभाग की लाल फीताशाही में, मतलब रेड टेप में, बहुत वक्त लग सकता है। हाँ, सरकारी फाइलों में तो टाइम लगता ही है। इसलिए रिडकोर जैसी जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाई जाती हैं जो एक कॉर्पोरेट ढांचे की तरह तेजी से काम कर सकें, बड़े टेंडर निकाल सकें और समय सीमा के भीतर काम पूरा कर सकें। सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव मुझे नजर आया वो था 1 अक्टूबर 2021 का परिवहन विभाग के नाम में सड़क सुरक्षा जोड़ दिया गया है। अब ये परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग बन गया है, जिसका ध्येय वाक्य है चरेवेति चरेवेति। पर क्या केवल नाम बदल देने से जमीन पर कोई वास्तविक बदलाव आता है, या ये सिर्फ एक PR स्टंट है? नहीं, ये कोई दिखावा नहीं है। नाम बदलना एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। देखिए, पहले विभाग का मुख्य काम केवल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना और टैक्स वसूलना माना जाता था, लेकिन नाम में सड़क सुरक्षा जुड़ने का अर्थ है कि अब लोगों की जान बचाना उनके कोर मैंडेट का हिस्सा है। अच्छा, मतलब फोकस शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल। स्रोत में साफ बताया गया है कि राजस्थान 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य है, और जो उनका लक्ष्य 2030 है, उसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लानी है। 50% की कमी? ये लक्ष्य तो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, पर ये हासिल कैसे होगा? क्या सिर्फ चौराहों पर चालान काटने से काम बन जाएगा? सिर्फ चालान से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत ही संस्थागत स्तर पर काम हो रहा है। जो सड़क सुरक्षा संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है, उसका काम केवल नियम बनाना नहीं है, उनका काम है डेटा का विश्लेषण करना। डेटा का विश्लेषण? किस तरह का डेटा? जैसे पूरे राज्य में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, फिर सड़कों के इंजीनियरिंग में मौजूद खामियों को दूर करना, ट्रॉमा सेंटर्स का नेटवर्क सुधारना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इतना वैज्ञानिक बनाना कि सड़क पर केवल योग्य चालक ही हों। ये पूरी व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये जानकारी बहुत ही शानदार है। तो बच्चों, यहाँ हमने रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी का पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हमारी चर्चा जमीन से उठकर रेल पटरियों और आसमान की तरफ मुड़ती है। स्रोत सामग्री में रेल परिवहन के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो काफी दिलचस्प हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं। रेल परिवहन में तो राजस्थान काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जी, जैसे अजमेर में लोको रेलवे कारखाना है और भीलवाड़ा में मेमू रेल कोच फैक्ट्री है। साथ ही जून 2015 से जयपुर मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। ये मेमू कोच फैक्ट्री जो भीलवाड़ा में है, मुझे ये शब्द थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मेमू क्या होता है? मेमू का पूरा नाम है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये वो आधुनिक लोकल ट्रेनें होती हैं जो कम दूरी के शहरों के बीच बहुत तेज गति से चलती हैं। अच्छा, ये लोकल ट्रेन्स हैं? हाँ, इनमें अलग से कोई भारी इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई डिब्बों में ही मोटर लगी होती है।
जिससे ये ट्रेन मेट्रो की तरह तेजी से रुक सकती है और तुरंत रफ्तार भी पकड़ सकती है। दैनिक यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक तकनीक है। इसके अलावा स्रोत में फुलेरा जंक्शन का भी जिक्र है, जो कभी एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड हुआ करता था, और कोटा में रेलवे का विद्युत लोको शेड भी मौजूद है। जी हाँ, फुलेरा का ऐतिहासिक महत्व बहुत रहा है रेलवे में। बिल्कुल। लेकिन जिस एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डाला वो ये है कि राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पहले कोई रेलमार्ग था ही नहीं। मतलब आजादी के इतने दशकों बाद भी। फिर जाकर साल 2011 में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम लाइन का शिलान्यास हुआ। इतने बड़े राज्य में 2 जिलों का रेलवे से पूरी तरह कटे रहना कैसे संभव है? देखिए, इसके पीछे जो सीधा कारण है वो वहां का बहुत ही कठिन भूगोल है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य के सुदूर दक्षिणी हिस्से में आते हैं, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जनजातीय क्षेत्र है। तो वहां पटरियां बिछाना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। ऐसी उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन पर रेल लाइन बिछाना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण और आर्थिक रूप से बेहद खर्चीला काम होता है। लेकिन अब वहां रेल नेटवर्क पहुंचने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक मतलब है। वो क्या? ये दर्शाता है कि राज्य का जो विकास मॉडल है वो अब समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अब विकास केवल जयपुर या जोधपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सुदूर आदिवासी अंचलों को भी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। ये सच में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। तो ये तो रही रेलवे की बात। अब अगर हम आसमान की तरफ देखें तो वायु परिवहन में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एकदम किसी हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगते हैं। हॉलीवुड फिल्म? वो कैसे? स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गंगानगर के सूरतगढ़ में एक भूमिगत हवाई अड्डा है, अंडरग्राउंड एयरपोर्ट। जब हम भूमिगत हवाई अड्डे की कल्पना करते हैं तो दिमाग में सीधा किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस की छवि उभरती है, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है। हाँ, और आपकी ये छवि गलत भी नहीं है। जैसा कि हमने बीआरओ पर चर्चा करते हुए समझा था ना कि गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बेहद संवेदनशील बिंदु है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बॉर्डर है। तो शांति के समय में तो हवाई जहाज बाहर रनवे पर खड़े रह सकते हैं जी, लेकिन युद्ध या अचानक हुए हवाई हमले की स्थिति है, हमारे लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इसलिए जमीन के नीचे भारी कंक्रीट के बंकर और हैंगर बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन की बमबारी का उन पर कोई असर न हो। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। बाप रे, ये जानकारी तो किसी आम श्रोता के लिए भी बहुत रोमांचक है और एग्जाम के नजरिए से भी इसे याद रखना आसान हो गया। सूरतगढ़ मतलब भूमिगत हवाई अड्डा। इसके अलावा नागरिक उड्डयन के मोर्चे पर बात करें तो कोटा के शंभूपुरा में राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। कोटा में इसकी बहुत जरूरत भी थी क्योंकि वो एक एजुकेशन हब है। बिल्कुल। साथ ही बीकानेर का नाल, जोधपुर का रातानाड़ा, बाड़मेर का उत्तरलाई और जैसलमेर जैसे हवाई अड्डे भी हैं। लेकिन एक बहुत ही भविष्योन्मुखी घोषणा है स्रोत में। वो कौन सी? वर्तमान में किशनगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी FTO चल रहा है, लेकिन 2025-26 के बजट में प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में नए FTO खोलने की बात कही गई है। ये बहुत ही शानदार कदम है। ये घोषणा दिखाती है कि एविएशन सेक्टर का विकेंद्रीकरण हो रहा है। मतलब अब सिर्फ बड़े शहरों में पायलट नहीं बनेंगे। बिल्कुल। पहले कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं को सिर्फ दिल्ली या मुंबई का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब प्रतापगढ़ और झालावाड़ जैसे छोटे जिलों में उड़ान प्रशिक्षण की सुविधा पहुंचने से स्थानीय प्रतिभाओं को। अगर आपको आज की ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में।